everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. तो यहाँ पर स्टूडेंट हम MRPL की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बहुत ही सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और थैंक यू सो मच सीरीज़ को पसंद करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कीजिए, उन लोगों की सभी की रिक्वेस्ट पर मैं आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये कंटिन्यू वीडियो है आप लोगों के लिए। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है उसे हम ईटा एम से डिनोट करते हैं, मैनो से डिनोट करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है इट इज़ इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पैलर। ईटा एम जो होता है आपका, इट इज़ इक्वल टू कैपिटल HM डिवाइडेड बाय कैपिटल VW2 इंटू U2 डिवाइडेड बाय G। नाउ इट इज़ becoming GHM डिवाइडेड बाय VW2 इंटू U2। तो VW1 VW2 क्या होते हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। VW1 is the velocity of the wheel at inlet. VW2 is the velocity of wheel at outlet. And U2 is the tangential velocity of wheel at outlet. So, the answer for this question is part B. G capital HM divided by VW2 into U2. So, the manometric efficiency of a centrifugal pump is given by the option B. तो यहाँ पर मैंने थ्योरी तो आप लोगों को बता दी है, बट फिर भी अगर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आप इसको याद करके ही जाएं। याद करके जाएंगे तो आपको ईजिली टिक करने में ईजी रहेगा और आपको ऑप्शन जो है वो छांटने नहीं पड़ेंगे और आपको इसको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना भी आना चाहिए कि कैसे किया जाता है करेक्ट ऑप्शन को चूज़। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए उसकी सीरीज़ बनाऊं। और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर एक बार आप ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। द स्पेसिफिक स्पीड NS कैपिटल NS ऑफ अ पंप इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पंप की स्पेसिफिक स्पीड पूछी गई है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक स्पीड होती है पंप की उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N अंडर रूट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय HM टू द पावर 3/2। और HM क्या होता है आपका मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोक्स इक्वेशन इज़ वैलिड इन द रेनॉल्ड नंबर रेंज। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको इसका आंसर याद करना होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इस इक्वेशन के बारे में सोचेंगे और आपको पता चलेगा कि स्टोक इक्वेशंस क्या होती हैं और उसकी वैलिडिटी कहाँ पर होती है रेनॉल्ड नंबर रेंज के लिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, देखती हूँ सबसे पहले कौन लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर आता है और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आता है। द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर गिवन इन अ फिगर। आपको एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग कर्व दिया गया है और पूछा गया है कर्व A इज़ फॉर। कर्व A जो है आपका वो किसके लिए होगा, हेड के लिए होगा, एफिशिएंसी के लिए होगा, पावर के लिए होगा या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर बहुत ही आसान है। जो आपको ग्रीन कलर का कर्व दिखाई दे रहा है वो A कर्व है, जो ब्लू वाला है वो B है और जो ब्लैक कलर का है वो C है। तो यहाँ पर जो कर्व A इज़ फॉर द हेड।
ओके, तो हेड का कर्व कैसे जाएगा, अप टू डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। ड्रैग फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। आपको यहाँ पर 4 इक्वेशन दी गई हैं और ड्रैग फोर्स के बारे में पूछा गया है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो एफडी होता है, ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू सी डी इंटू द हाफ रो यू स्क्वायर इंटू द ए पी। ए इज द एरिया ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, इट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए। ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे दिया है। जिन स्टूडेंट्स को ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन याद नहीं है वो यहाँ से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द पम्प्स इन ग्रुप 1 with the corresponding fluid in group 2. So here different types of pumps are given. 2 pumps are given here, gear pumps and the peristaltic pumps. तो यहाँ पर आपको P और Q, P है आपका गियर पंप, Q है आपका पेरिस्टाल्टिक पंप। तो यहाँ पर गियर पंप तो आपने सुना होगा, शायद आप लोगों ने पेरिस्टाल्टिक पंप ना सुना हो, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि जो पेरिस्टाल्टिक पंप्स होते हैं वो आपके एक्वस स्टेरलाइज लिक्विड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है, ग्रुप सेकंड में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए हैं हाईली विस्कस लिक्विड्स, एक्वस स्टेराइल लिक्विड्स और स्लरी। तो आपको जो पेरिस्टाल्टिक पंप्स होते हैं वो आपके एक्वस स्टेराइल लिक्विड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर P का ऑप्शन तो होगा 1 और Q का ऑप्शन होगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं या फिर केमिकल इंजीनियर्स हैं, वो सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का। और कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि मैम MRPL सीरीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बना के रखे हुए थे, राइटिंग का पूरा काम हो चुका है, लेकिन वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं बेड रेस्ट पर थी। तो मेरे वॉइस ओवर बिल्कुल भी देने की हालत में नहीं थी और मेरे पास सारे वीडियोस बने हुए हैं बट मेरी वॉइस नहीं थी। तो एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर के बिना भी वीडियो डाल सकती हूँ। तो अगर मेरे कभी ऐसा होता है कि मैं वॉइस नहीं डाल पा रही हूँ तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर मेरे वीडियोस आपको बिना वॉइस ओवर के मिलते हैं तो क्या वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि वीडियो ना आने से अच्छा है कि मैं वीडियोस को बिना वॉइस ओवर के डाल दूं, क्योंकि आप लोगों का पेपर है और वीडियो बनी हुई है। बस मेरे पास थोड़ा सा तबीयत सही ना होने की वजह से वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। तो आप बता दीजिएगा, मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो है अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारे नोट्स, बुक्स, फार्मूला शीट्स और जितने भी जॉब एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं वो शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और गेट केमिकल प्लैनेट को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैच द फॉलोइंग फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप विद impeller speed n. N is the impeller speed of a centrifugal pump. So here in P capacity is given, Q is the head and 3 options are given in the column 2. So capacity is proportional to n, proportional to n square और the proportional to n cube. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कैपेसिटी is directly proportional to the impeller speed n and head is directly proportional to the n square which is impeller speed square. ओके, तो यहाँ पर
जो आपका ऑप्शन बैठ रहा है कैपेसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी का ऑप्शन हो गया 1, हेड जो है आपका इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन हो गया क्यू का हो गया 2, तो आपका डी ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं, आप इनको याद करके जाएं, समझ के जाएं, पढ़ के जाएं। अगर आप लोगों को इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, वो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करने के लिए कहूँगी। तो कैविटेशन इज़ कॉज्ड बाय, ये कह रहे हैं कैविटेशन का कॉज क्या होता है, क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं किसने सबसे पहले कमेंट किया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर फॉर पाइप फ्लो इज़ गिवन बाय, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो पाइप फ्लो होता है उसके लिए रेनॉल्ड नंबर आपका रो डी वी बाय म्यू होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में कि रेनॉल्ड नंबर पाइप फ्लो के लिए क्या होगा। तो जी हाँ, पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर रो डी वी बाय म्यू होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ हम बढ़ेंगे। सो अ रोटामीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर velocity of fluid in pipe, velocity of gauges, voltage flow और flow of fluid। तो रोटामीटर जो आपका यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी इनके क्वेश्चन सोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th। फॉर मेजरिंग फ्लो बाय वेंचुरी मीटर इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन। तो ये कह रही है क्वेश्चन में, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि अगर आपको वेंचुरी मीटर से फ्लो मेजरमेंट करना है तो आपको वेंचुरी मीटर को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, इंक्लाइंड लाइन विद अपवर्ड फ्लो, इन एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका वेंचुरी मीटर होता है, हम जब उससे फ्लो मेजर करते हैं तो हम उसे किसी भी डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा इन एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार जो होता है पेपर में पूछ लिया जाता है, रिपीट कई बार हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मे भी कई बार दूसरे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्पीड ऑफ सबमरीन कैन बी मेजर्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपकी सबमरीन होती है उसकी स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने, जब मैंने पहले ये क्वेश्चन उन्हें बताया था या उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने इसका आंसर मुझे बताया था पिरानी गेज। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सबमरीन की स्पीड्स होती हैं वो हम पाइटॉट ट्यूब से मेज़र करते हैं और हॉट वायर एनीमोमीटर से नहीं करते हैं, इंक्लाइंड मैनोमीटर से भी नहीं करते हैं। पिरानी गेज के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। पिरानी गेज इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर्स इन वैक्यूम सिस्टम, यानी कि जहाँ पर हाई प्रेशर होता है उसे मेज़र करता है पिरानी गेज। तो सबमरीन्स के लिए हम पाइटॉट ट्यूब ही यूज़ करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। In the Moody diagram shown in the figure below, the friction factor for turbulent flow in a smooth pipe is given by the curve। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका मूडी डायग्राम आपको दिया गया है, द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप। इन दिस क्वेश्चन टर्बुलेंट फ्लो तो पूछा गया है, ठीक है, वो तो आप बता देंगे। जो आपका ए है वो क्लियर हो गया कि वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं है, जो आपका ए कर्व है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्मूथ पाइप की बात करें तो स्मूथ पाइप के केस में और टर्बुलेंट फ्लो में कौन सा कर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। तो यहाँ पर आप लोग इस ग्राफ को देखिए और अपना अजम्पशन बताइए कि आपके अकॉर्डिंग स्मूथ पाइप और टर्बुलेंट फ्लो के केस में कौन सा कर्व ठीक रहेगा। कमेंट करिए आप लोग।
तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, वो क्वेश्चंस आपको समझने चाहिए और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग जो है वो देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो जो है वो पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। पिक आउट द रॉन्ग कन्वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटीज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप रॉन्ग कन्वर्जन को आप उसको सेलेक्ट कीजिए, कौन सा कन्वर्जन आपका गलत है। 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 1 स्ट्रोक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल होता है। जी हाँ, ठीक है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। और अगर मैं एक स्ट्रोक को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 10⁻⁴ स्ट्रोक इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻⁴ स्ट्रोक जो है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आप लोगों को दिया गया है सी ऑप्शन। तो जब हम ऑलरेडी ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, तो सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, और सी जो है वो रॉन्ग कन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि 1 स्ट्रोक जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल होता है, ना कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के। तो इस तरह के ये कुछ कन्वर्जन्स आपको दे सकते हैं जहाँ पर आपको छांटना होगा कि कौन सा कन्वर्जन सही है और कौन सा कन्वर्जन गलत है। तो आप ये देख लीजिए, सारे फॉर्मूले आप लोग याद करके जाइए। अगर स्ट्रोक के कन्वर्जन्स आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, मैंने हिंट में आप लोगों के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डिवाइस यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेज इज। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सारी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी PSUs के एग्ज़ाम्स होते हैं डिप्लोमा के या आपके इंजीनियरिंग के लिए, उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिवाइस से रिलेटेड, कैलिब्रेशन से रिलेटेड, गेजेस से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड, कन्वर्जन से रिलेटेड, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएँ आपसे। ठीक है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको अपनी नॉलेज लगानी होती है, लॉजिक्स लगाने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है आपका वो ये कह रहा है कि डिवाइस यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ की जाती है फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज की कैलिब्रेशन के लिए कौन सी डिवाइस एज अ स्टैंडर्ड यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपको दिया है बेलो, डायाफ्राम, डेड वेट प्रेशर टेस्टर और मरकरी मैनोमीटर्स। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पे हिंट ऐड किया है। ठीक है, आपका जो डेड वेट प्रेशर टेस्टर होता है वो यहाँ पर प्रेशर गेज के कैलिब्रेशन के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट दैट कैलिब्रेट प्रेशर by determining the weight of force divided by the area the force is applied। तो यहाँ पर डेड वेट प्रेशर टेस्टर जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को नहीं दिए हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कमेंट करने में भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप भी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो आने वाले हैं या ऐसा बोल दूं और फिर अपलोड ना हो। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं कि जो मैंने पुराने वीडियोस आप लोगों के लिए बना दिए हैं उन वीडियोस को मैं आप लोगों के लिए डाल सकूं, अपलोड कर दूं और आपके एग्ज़ाम्स से पहले वो आप लोगों के पास सारा डेटा पहुंचे। आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें ध्यान से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए थे मैंने, वीडियोस मैंने पहले ही बना लिए थे। राइटिंग का जो भी काम था वो मैं कर चुकी थी, केवल मुझे वीडियोस में वॉइस ओवर डालना था जो मैं नहीं डाल पाई थी। और अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है तो मैं अपनी वॉइस डाल दूँगी और आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दूँगी।
जिससे आप लोगों को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए गेट केमिकल प्लैनेट पर, और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।